नमस्कार, मैं डॉक्टर एता आनंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भारत में शिक्षा तथा आर्थिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से आयोजना की पर्याप्त परिभाषा किसी ऐसे प्रयास की भांति दी जा सकती है जो कि चुने हुए उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों को संगठित करने की ओर है। दूसरे शब्दों में यह एक प्रयोजनशील क्रिया है। इन अर्थों में प्रत्येक व्यक्ति एक आयोजक कहा जा सकता है, किंतु आयोजना शब्द का खास तौर पर उपयोग एक राष्ट्र के संबंध में किया जाता है। राष्ट्र संपूर्ण देश के कल्याण के लिए योजना बनाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में आयोजना बनाना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसके कुछ प्रयोजन हैं और कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें इसके ही द्वारा प्राप्त किया जाता है। समस्त नागरिकों का कल्याण योजनाबद्ध पहुंच के द्वारा प्राप्त करना देश की आयोजना निर्माण की मूल्य विचार है। भारतवर्ष में योजना निर्माण अनिवार्य रूप से जनतांत्रिक आयोजना निर्माण है। यह जनतांत्रिक इस कारण है क्योंकि योजना के उद्देश्य या प्रयोजन बाहर से नहीं थोपे जाते हैं। वह जनता के प्रतिनिधि जो लोकसभा इत्यादि में होते हैं उनके द्वारा निर्धारित होते हैं। आयोजना बनाना आर्थिक समस्याओं को सुलझाने की ओर एक वैज्ञानिक पहुंच है। इसके बनाने में चेतन रूप से वितरण और मांग की शक्तियों को नियमित किया जाता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति का कल्याण उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के द्वारा प्राप्त करना है। यह ऊंचा जीवन स्तर, भौतिक तथा सामाजिक साधनों के उचित उपयोग द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करती है। आयोजना के सिद्धांत। भारतवर्ष के संबंध में जिन आयोजना के सिद्धांतों का वर्णन किया जा सकता है वह है योजना निर्माण जनतांत्रिक होना चाहिए। योजना का निर्माण उन सबके सहयोग से होना चाहिए जो कि इसको क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। निर्माण करते समय उन व्यक्तियों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए जिनके हित के लिए इसे बनाया जा रहा है। योजना निर्माण सब नागरिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। एक अच्छी योजना वह होती है जो किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र को हित को नजरअंदाज नहीं करती। योजनाएं इस प्रकार से बनाना चाहिए कि व्यक्ति न केवल उनसे लाभान्वित हो सके वरन उनमें यह भी विश्वास विकसित हो जाए कि योजना के द्वारा उनके आर्थिक और सामाजिक दशा में भी सुधार आएगा। एक योजना को न केवल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना चाहिए वरन उन्हें यह भी विश्वास होना चाहिए कि उनकी कामनाओं की पूर्ति योजना के द्वारा ही हो सकती है। अतएव योजना में ही उन उपायों का विवरण होना चाहिए जिनके द्वारा योजना में जनता का विश्वास दृढ़ हो जाए। योजना के उपयोग में वृद्धि की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक रूप से अधिक उपयोग अधिक उत्पादन की ओर ले जाने वाला होता है। यदि अधिक उत्पादन है और कम उपभोग है तो बचा हुआ माल आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देता है। योजना निर्माण पूंजी के अधिक बराबरी के वितरण पर या खरीदने की क्षमता के ऊपर आधारित होना चाहिए। एक अच्छी योजना को यह यकीन कर लेना चाहिए कि कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में पूंजी सिमट कर नहीं रह जाए। राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में समन्वय तथा एकीकरण योजनाबद्ध प्रयास द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं शिक्षा तथा आयोजना। शिक्षा तथा आयोजना दो प्रकार से संबंधित होता है। एक तो यह कि आयोजना निर्माण स्वयं ही एक शैक्षिक प्रक्रिया है तथा दूसरा यह कि योजना के लाभ उस समय भी मिल सकते हैं जबकि व्यक्ति बढ़ते हुए उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करने की ओर शिक्षित है या योजना के लक्ष्यों को समझते हैं तथा उनको प्राप्त करने की ओर प्रयत्नशील भी होते हैं। एक जनतंत्र में शिक्षा और योजना निर्माण के उद्देश्य समान है। दोनों ही सब नागरिकों के अच्छे जीवन पर बल देते हैं, जबकि शिक्षा नागरिकों को अच्छे जीवन के लिए तैयार करती है। योजना वह साधन उपलब्ध कराती है जिनके द्वारा अच्छे जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा मन को शिक्षित करती है और हृदय को सुंदर आकृति देती है। यह सामाजिक जीवन के लिए
उचित आदर्श प्रदान करती है। यह मानव प्रतिष्ठा एवं मानव श्रम में विश्वास उत्पन्न करती है। यह व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी कमाने, अपने पैरों पर खड़ा होने एवं अपने प्रयासों से अपना कल्याण प्राप्त करने की क्षमता भी विकसित करती है। अगर उचित ढंग से राष्ट्र के साधनों का उपयोग करके आयोजना व्यक्तियों को अपने आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में प्रगति करने में भी सहायता देती है। यह उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करती है जो राष्ट्र के लिए शिक्षा निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा यह शैक्षिक प्रणाली को भी इस प्रकार से संगठित करने की चेष्टा करती है कि शिक्षित व्यक्ति राष्ट्र में एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था के विकास में सहायक हो और राष्ट्र की संपन्नता में अपना पूर्ण योगदान दे। इस प्रकार शिक्षा योजना का साधन और साथ साथ इसका परिणाम भी है। योजना शिक्षा का निर्माण एवं परिणाम दोनों है। अच्छी शिक्षा अच्छी योजना की ओर ले जाती है और अच्छी योजना शिक्षा के उत्तम विकास में सहायक होती है। अब हम पंचवर्षीय योजना का अर्थ को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज योजना हमारे राष्ट्रीय जीवन का तथ्य बन गई है। हम योजना बनाते हैं प्रगति एवं संपन्नता के लिए। भारतवर्ष को योजना की आवश्यकता है क्योंकि इस देश को एक समाजवादी प्रतिमान प्राप्त करने के लिए अभी बहुत दूर तक जाना है, जिसका गरीबी उन्मूलन मुख्य लक्ष्य है। इस देश में पिछड़ापन और दरिद्रता है। अपने साधनों पर वांछित नियंत्रण रखकर उनके उचित उपयोग द्वारा राष्ट्र अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकता है और प्रगति की ओर तेजी से कदम बढ़ा सकता है। इस देश की पंचवर्षीय योजनाएं इन उद्देश्यों को सामने रखकर बनाई गई है। सन 1950 में योजना आयोग इस देश में राष्ट्र के विकास के लिए स्थापित किया गया। योजना आयोग ने अनेकों पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। इन सब योजनाओं के मुख्य लक्ष्य थे आर्थिक वृद्धि को कायम रखने के लिए ठोस आधार प्रदान करना, जिससे लाभदायक रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके और जनता के जीवन स्तर ऊंचे हो जाए और उनके कार्य की दशाओं में सुधार हो जाए। किंतु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं का बहुत अधिक महत्व शिक्षा के लिए है। राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं शिक्षाविदों को दिशा तथा साधन प्रदान करती है। यह शिक्षाविदों पर ही है कि वह इन दोनों का पूर्ण उपयोग शिक्षा के विकास के लिए करें। हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा तथा योजना का आपस में 3 प्रकार से संबंध है। शिक्षा योजना निर्माण की ओर ले जाती है। पहला, योजना शिक्षा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार लाने में सहायता देती है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर योजना शिक्षा के लिए योजना बनाने के लिए शैक्षिक कार्यकर्ताओं को दिशा व साधन प्रदान करती है। तीसरे नंबर, अब हम पहले नंबर को समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा योजना निर्माण की ओर ले जाती है। वो किस तरह से लेके जाती है? एक व्यक्ति जो अपने जीवन से संतुष्ट है वह संभवतः बहुत कम योजना बनाता है। एक राष्ट्र जो स्वयं में संतुष्ट है उसे आयोजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक राष्ट्र जो योजना बनाता है वह इस बात से चेतन होता है कि देश में दरिद्रता है, जीवन स्तर निम्न है और उसमें सुधार लाना आवश्यक है। यह चेतना उसे शिक्षा ही प्रदान करती है। शिक्षा द्वारा ही यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि कोई राष्ट्र एकदम से संपन्न नहीं हो जाता। प्रगति का पथ योजनाबद्ध पथ ही है। शिक्षा ने योजना की धारणा को विकसित होने में सहायता दी है और राष्ट्र को इसके महत्व से अवगत कराया है। वह इस कार्य को 3 प्रकार से कर सकती है। देखते हैं पहले नंबर पर राष्ट्र का उसकी आर्थिक और सामाजिक दशा के संबंध में चेतना देकर। दूसरे नंबर पे देखते हैं नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की लालसा धरातल में वृद्धि करके। तीसरे नंबर पे देखते हैं उनको इस बात की सूझ देकर कि उत्तम जीवन की लालसा उस समय ही पूर्ण हो सकती है जबकि राष्ट्र अपने निर्माण का कार्य योजनाबद्ध ढंग से करे। किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि व्यक्ति योजना के संबंध में क्या कोई लाभ उन्हें प्राप्त हो तो नहीं सकता।
इसका स्पष्ट कारण है कि व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टिकोण रखते हैं। वह व्यक्ति अज्ञानी और योजना के संबंध में उदासीन है तो योजनाओं से चेष्टा नहीं करेंगे, तो योजना द्वारा निर्धारित किए गए और योजना के संबंध में आलोचनात्मक अभिवृत्ति बना लेंगे। यह आयोजकों के कार्य में बहुत बाधक हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा को योजना से अलग नहीं कर सकते। शिक्षा सफल योजना के लिए और शिक्षा के लिए योजना हमारे नारे होने चाहिए। योजना शिक्षा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार लाने में सहायक है। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा योजना की ओर ले जाती है और योजना उच्च शिक्षा द्वारा सफल होती है। इस कारण यह बात अत्यंत महत्व की है कि योजना शिक्षा में उच्च संख्यात्मक तथा गुणात्मक सुधार ले आए। यह आशा की जा सकती है कि उत्तम शिक्षा उत्तम अंतर्वस्तु के साथ उच्च आर्थिक और सामाजिक स्तर की ओर ले जाए। आगे देखते हैं, शिक्षा के लिए योजना बनाना। आयोजना राष्ट्रीय जीवन के सब दायरों में बहुत महत्व रखती है, किंतु बराबरी के महत्व की बात यह है कि यह अपने कार्य के क्षेत्र में नियोजित विकास प्राप्त कर सके। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजना प्राथमिकताएं निर्धारित करती है और विभिन्न राष्ट्रीय विकास के पक्षों को धन का आवंटन करती है। विशिष्ट क्षेत्रों में योजना एक विकास का कार्यक्रम निर्धारित करती है। यह कार्यक्रम उन प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करता है जिनकी ओर विकास का कार्यक्रम प्रयत्नशील होना चाहिए। शिक्षा के विभिन्न पक्षों को एक योजनाबद्ध विकास की पहुंच की आवश्यकता है। शैक्षिक आयोजक को प्राथमिकताएं स्थापित करनी चाहिए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए जिन्हें एक निश्चित समय में प्राप्त करना है, ताकि जो राष्ट्रीय उद्देश्य सामने रखे गए हैं वह क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त किए जा सके। यदि कोई योजना नहीं बनाई जाएगी तो शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र में वृद्धि अव्यवस्थित होगी। योजना चेतना स्तर पर उन उद्देश्यों की ओर ले जाती है जिन्हें प्राप्त करना है, लक्ष्यों को स्थापित करने में सहायता देती है और कार्य को अच्छे ढंग से विभिन्न इकाइयों में बांटकर संगठित करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में शिक्षा की बहुत अधिक प्रगति इसकी योजनाबद्ध पहुंच के कारण हुई है। किस प्रकार से शिक्षा की योजनाएं बनाई जाए? सबसे पहले तो इसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाए। यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के विस्तृत उद्देश्य वही है जो राष्ट्रीय योजना के है। इन विस्तृत उद्देश्यों के अंतर्गत जो दूसरे उद्देश्य आते हैं उनकी भी पहचान आवश्यक है। उदाहरण के लिए शिक्षा के लिए भी समाजवादी समाज का उद्देश्य वही है जो योजना के लिए। इस विस्तृत उद्देश्य के अंतर्गत जो उद्देश्य आते हैं वह कुछ यह हो सकते हैं। सब व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर मिले। शिक्षा दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति को उपलब्ध हो सके। शिक्षा को उत्पादक बनाना चाहिए ताकि शिक्षा के साथ आर्थिक संपन्नता जुड़ सके। शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाए जिससे वांछित सामाजिक परिवर्तन किया जा सके। उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं कृषि शिक्षा के लिए प्रावधान करना ताकि पर्याप्त जनशक्ति विभिन्न राष्ट्रीय विकास के प्रोजेक्टों के लिए उपलब्ध हो सके। उद्देश्यों की पहचान के बाद दूसरा वह साधन की उपलब्धता के अनुरूप प्राथमिकताएं निर्धारित करना है। इन प्राथमिकताओं का आधार आवश्यकताओं पर निर्भर होना चाहिए। जिन आवश्यकताओं की तुरंत जरूरत समाज की प्रगति के लिए है उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे भारतवर्ष में शैक्षिक योजनाएं बनाने में प्राथमिकता देनी चाहिए। साक्षरता अनिवार्य, प्राथमिक शिक्षा सुनियोजित, माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान, कृषि तथा तकनीकी शिक्षा एवं ऐसी शिक्षा जो ग्रामीण जनता का स्तर ऊपर उठाए, यह सब समाजवादी समाज के प्रतिमान के लिए अनिवार्य है। शैक्षिक योजना निर्माण की प्रविधियों को हम समझने का प्रयास करेंगे।
एक राष्ट्र के लिए शैक्षिक योजना बनाने में दो उपागम उपलब्ध है। नंबर 1, एक योजना केंद्रीय स्तर पर उन साधनों के आधार पर जो उपलब्ध है तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं के आधार पर, जैसे कि उन्हें केंद्रीय योजना आयोग के सदस्य समझते हैं, बनाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक शीर्ष केंद्रित अधिगम अपनाया जाए। दूसरे नंबर पर देखते हैं, योजना एक संस्था के स्तर से प्रारंभ की जा सकती है। पहले प्रत्येक विद्यालय द्वारा योजना बनाई जाती है, फिर एक इकट्ठी योजना ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर बनाई जाती है, जो विद्यालय स्तर पर बनी हुई योजनाओं के आधार पर होती है। एक संगठित योजना राज्य स्तर पर बनाई जाती है, जो जिला स्तर की योजनाओं को संचालित करके बनाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश के लिए योजना बनाई जाती है, जो कि राज्य स्तर की योजनाओं को समेकित करती है। इस प्रकार की योजना का केंद्र संस्थागत योजना होती है। भारतवर्ष में विशेषज्ञ दूसरे उपागम को पसंद कर रहे हैं। शीर्ष आधारित उपागम को इसलिए पसंद नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह सतही है और शैक्षिक विकास में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनको शामिल नहीं करती है। यह व्यय केंद्रित है। इसमें शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी इत्यादि ऐच्छिक रूप से तथा उत्साह से भाग नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं संस्थागत योजना। संस्थागत योजनाएं संस्था द्वारा शिक्षकों के सक्रिय सहयोग से बनाई जाती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक संस्था में एक योजना बोर्ड बनाया जाए। इस बोर्ड पर ऐसे शिक्षकों का जिन्हें योजना बनाने का प्रशिक्षण मिला हो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह कहना आवश्यक है कि संस्थागत योजना कोई बहुत सरल कार्य नहीं है। इसकी सफलता आयोजकों की मनोवृत्ति, प्रशिक्षण तथा एक यथार्थता का सामना करने की इच्छा शक्ति तथा सहयोग की भावना पर निर्भर है। अब हम आगे देखेंगे योजना बनाने के पद। एक अच्छी योजना बनाने में 7 पदों की आवश्यकता होती है। इन 7 पदों को हम देखते हैं। नंबर 1 पे योजना के उद्देश्यों को निर्धारित करना। जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं उसके बाद का स्टेप है वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, जिसका अर्थ यह है कि हम कहां से प्रारंभ करें, किन दशाओं में और किन साधनों के साथ प्रारंभ करें। शिक्षा को आर्थिक वृद्धि से संबंधित करना तथा प्राथमिकताओं की पहचान करना। मानव शक्ति के पूर्वानुमान को शिक्षा में नामांकनों से संबंधित करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं योजना की रूपरेखा बनाना, रूपरेखा को जनमत के लिए प्रस्तुत करना और अंत में ड्राफ्ट की रूपरेखा को अंतिम रूप देना। योजनाओं को क्रियान्वित करना। फिर नेक्स्ट है योजनाओं का मूल्यांकन करना। अंत में हम कह सकते हैं कि योजना निर्माण एक संगठित कार्य करने की विधि है। यह उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर राष्ट्र के साधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करके ले जाने की चेष्टा करती है। योजना निर्माण के पद के बाद हम देखेंगे योजनाबद्ध समाज तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। भारतवर्ष की योजनाओं में ऐसे समाज के निर्माण की धारणा सामने रखी गई है जो कि समाजवादी प्रतिमान केंद्रित है। भारतवर्ष में समाज में थोड़े से व्यक्तियों के पास तो अथाह धन दौलत है, किंतु अधिकतर बहुत दरिद्र और पिछड़े हुए हैं। इस वर्ग की हीन दशाओं में परिवर्तन लाना योजनाओं का उद्देश्य रहा है, जो कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। यह विश्वास किया जाता है कि एक स्वतंत्र बाजार एवं एक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था पूंजी के ऊपर अपने कुछ लोगों के लिए ही अधिकार बनाती है, जबकि करोड़ों भूखे मरते हैं। लालची एवं विवेकहीन व्यक्तियों के द्वारा सारी राष्ट्रीय पूंजी न हड़प ली जाए, इसलिए उनके कारोबार पर नियंत्रण लगाए जाते हैं और राष्ट्र आवश्यक सेवाओं का संचालन स्वयं ही करता है। सरकार उद्योगों, व्यापारों और जनहित के उद्यमों को अपने नियंत्रण में कर लेता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व्यापार को समाप्त नहीं किया जाता है, इसे भी पनपने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, किंतु सरकार अपने नियंत्रण में कारपोरेशन या अन्य संस्थाओं को स्थापित करके
उनके वाणिज्य, व्यापार इत्यादि में भागीदारी बन जाती है। यहाँ इस ओर ध्यान देना आवश्यक है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा इस देश में पूंजी के वितरण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है, न ही समाज की रूपरेखा में क्रांति आई है। अतः इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विरोध हो रहा है। शिक्षा योजनाबद्ध समाज निर्माण तथा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान देती है, किंतु इसके लिए राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अर्थशास्त्रियों द्वारा निर्णय लेना आवश्यक है। इस समय उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की योजनाबद्ध समाज के लिए क्या देन है। शिक्षा इस प्रश्न के उत्तर खोजने में सहयोग दे सकती है, किंतु स्वयं भविष्य में शिक्षा के उद्देश्यों एवं व्यवस्था का निर्धारण इन प्रश्नों के उत्तर पर ही निर्भर होता है या होगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोगों को शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था समझ में आया होगा।